हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ लिया था? लास्ट क्लास में अपन ने ये चीजें देखी थी कि नेत्र परीक्षा क्या होती है, और जीवा परीक्षा देख ली थी, उसके बाद में मूत्र परीक्षा देखी, नाड़ी परीक्षा पढ़ी। तो ये सारी परीक्षा अपन ने लास्ट वाले वीडियो में देख ली थी। और जिसने नहीं देखी वो लास्ट वीडियो देखे, उसके बाद कंटिन्यू करे, है ना। फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, अभी बात कर रहे हैं फोर्थ पेज की। इसमें बात करते हैं, इसमें आज क्या क्या पढ़ेंगे। दूध की परीक्षा पढ़ेंगे, स्वप्न की परीक्षा पढ़ेंगे, रंध्र कितने होते हैं, आश्चर्य कितने होते हैं। तो ये सारी बातें आज अपन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दूध की परीक्षा। दूध क्या होता है? दूध होता है जो मैसेंजर लेके जाता है डॉक्टर के पास कि पेशेंट, हमारा पेशेंट ये हो गया, इस पेशेंट को ये हो गया। जो मैसेज पहुंचाता है उसको दूध बोलते हैं। अगर दूत सजीव दिशा में, सजीव दिशा किसको बोलते हैं? जिस तरफ वैद्य का नासा रंध्र है उसमें चल रहा है, तो वो रोगी कैसा होगा? साध्य होगा। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि दूत अगर सजीव दिशा में चल रहा है तो रोगी कैसा होगा? साध्य, असाध्य, का साध्य। तो अपन को आंसर लगाना है साध्य। उसके बाद बोलेगा कि दूत के मार्ग में अगर उसको कुछ शुभ दिखे, अच्छा दिखे, तो वो रोगी के लिए कैसा होगा? रोगी के लिए वो अशुभ होगा। दूत के लिए क्या दिखेगा? दूत को अगर शुभ दिख रहा है तो वो रोगी के लिए अशुभ होगा। और अगर यही बात करें कि वैद्य को अगर चलते चलते अगर शुभ कुछ दिखे तो रोगी के लिए भी शुभ होगा। तो दूध का जस्ट अपोजिट होगा, पर वैद्य अगर शुभ दिशा में चल रहा है तो रोगी को भी उसके मार्ग में क्या, वो भी क्या होगा? शुभ होगा रोगी के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आती है स्वप्न परीक्षा। स्वप्न परीक्षा में ये बोला जा रहा है कि ये स्वप्न में अगर मान लो जलोका दिख रहा है, भ्रमरी, सर्प काट, ये सब कुछ दिख रहा है, तो अगर सर्प काट रहा है, भ्रमरी या जलोका ये सब दिख रहा है सपने में, तो वो रोगी क्या होगा? उस रोगी के साथ वो स्वस्थ होगा। अगर स्वस्थ है तो उसको धन की प्राप्ति होगी। तो ये याद रखना है कि अगर इस तरह का तुम्हें कभी सपना है कि झलोका है, तुम्हारे सांप काट के जा रहे हैं, तो ये समझना है कि रोगी है अगर वो पेशेंट, तो वो स्वस्थ होने वाला है। और अगर वो पहले से ही स्वस्थ है तो वो कैसा होने वाला है? धनवान होने वाला है, उसके पास पैसा आने वाला है। ठीक है। उसके बाद करते हैं रंध्र की संख्या। तो रंध्र की संख्या कितनी होती है? ये तो शारंगधर के अकॉर्डिंग लिखी हुई है ना। अगर बात करें सुश्रुत की, बात करें कि सुश्रुत में नर के अंदर रंध्र कितने होते हैं, तो सुश्रुत के अंदर कितने होते हैं? याद रखने 9 होते हैं नर के अंदर। ठीक है। और वहीं बात करें फीमेल में, तो फीमेल में रंध्र की संख्या कितनी होती है? 12। तो सुश्रुत के अनुसार तुमको याद रखनी है कितनी होती है? 9 और 12। ठीक है। उसके बाद में शारंगधर की याद रखनी है, एक एक्स्ट्रा बताता है। वो क्या बताता है? मस्तिष्क रंध्र। ठीक है। सेम 9 की 9, शारंगधर की 9 की 9 सेम है। एक एक्स्ट्रा है मस्तिष्क रंध्र। मस्तिष्क के अंदर जो रंध्र होता है उसको बोला है मस्तिष्क रंध्र। ठीक है। तो शारंगधर ने कितनी बताई है? नर के अंदर 10, और नारी के अंदर भी एक एक्स्ट्रा बताई है 13। तो अगर तुमसे कभी रंध्र की संख्या सुश्रुत के अनुसार पूछ ले तो 9 बतानी है और 12 बतानी है, और अगर शारंगधर के अनुसार पूछ ले तो 10 और 13। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कलाओं की। तो कलाएं कितनी होती है? कलाएं देखो 7 ही होती है, चाहे शारंगधर हो चाहे वो सुश्रुत हो। तो ये जो नाम दिए हुए हैं ये तो किसके अकॉर्डिंग दिए हुए हैं? ये शारंगधर ने दिए हुए हैं। जैसे रक्त, मांस, मेद, यकृत, प्लिया, आंत्र, अग्निधरा, रेतोधरा, तो ये किसके अकॉर्डिंग है? शारंगधर के अकॉर्डिंग नाम है। सुश्रुत में किस तरह के नाम आएंगे? सुश्रुत में देखो 3 तो सेम ऐसे कैसे आएंगे, ये मांस, रक्त, मेद, ठीक है, इस तरह के नाम आएंगे। पर इसमें याद रखना है अपन को कि ये जो मांस धरा है ना, मांस धरा जो होती है वो फर्स्ट होती है। इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे लिखा हुआ है, तो याद रखना है मांस धरा कला जो होती है वो फर्स्ट कला होती है। ठीक है। इसके बाद ये याद रखना है कि यकृत प्लिया में सुश्रुत के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, वहां पर तुमको मिलेगा श्लेष्म धरा कला। जब सुश्रुत पढ़ेंगे तो सुश्रुत में फोर्थ वाली कौन सी होती है? श्लेष्म धरा कला। और फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ में जो होती है वो कौन सी होती है? पुरुष धरा कला। ठीक है। तो आंत्र से याद रखना है पुरुष धरा कला। और अग्नि धरा वाला कौन सा होगी? पित्त धरा कला। तो पित्त धरा कौन सी होती है? वैसे भी छठी होती है, तो छठी याद रखनी कौन सी होती है? पित्त धरा कला होती है। और सातवीं का नाम सुश्रुत ने क्या दिया हुआ है? सातवीं का नाम शुक्र धरा कला दिया हुआ है। ठीक है। तो ये सुश्रुत के नाम अगर तुमसे पूछ ले तो सुश्रुत के भाई यकृत, प्लिया, आंत्र, अग्निधरा, रेतोधरा, ये तो सुश्रुत के नहीं है, ये किसके? शारंगधर के नाम है। और सुश्रुत में ऐसी आएगी यकृत प्लिया की जगह श्लेष्म धरा, आंत्र की जगह पुरुष धरा, अग्नि की जगह पित्त धरा, उसके बाद रेत की जगह शुक्र धरा। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, अपन ने रंध्र पढ़ लिए, कला पढ़ ली और दूध की परीक्षा पढ़ ली। अब फोर्थ पॉइंट अपन पढ़ रहे हैं आश्चर्य। तो आश्चर्य बात करें, ये शारंगधर के अनुसार लिखे हुए हैं। शारंगधर के अनुसार आश्चर्य कितने होते हैं? पुरुष में 7, स्त्री में होते हैं 10। पर बात करें सुश्रुत में, अगर कभी पूछ ले कि सुश्रुत में कितने आश्चर्य होते हैं, तो सुश्रुत में तो सेम 7 तो होते ही है पुरुष में, ना। सुश्रुत में 7 तो पुरुष में होते हैं। पर स्त्री में याद रखना है कि सुश्रुत के अनुसार अगर पूछ ले कितने आश्चर्य होते हैं, तो वहां पर याद रखना है 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। ठीक है। तो 8 होते हैं, 8 याद रखना है अपन को कि सुश्रुत के अनुसार कभी आश्चर्य पूछ ले तो 8 होते हैं।
सात तो ये जो ऊपर बता रखे हैं वही, और एक गर्भाशय एक्स्ट्रा आ जाता है। ठीक है, शारंगधर ने तो स्तनाशय भी एक्स्ट्रा मान लिया, तो शारंगधर के अनुसार कभी स्त्री में पूछेगा तो 10 आंसर करने हैं, और सुश्रुत के अनुसार पूछेगा तो अपन को आंसर 8 करना है। तो ये इतनी बात हो चुकी है अपनी, कंपैरिजन करना है सुश्रुत ने कितने बताया और शारंगधर ने कितने बताए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, और नेक्स्ट अपन क्या पढ़ेंगे अब, धातु कर्म। तो धातु कर्म में ऐसा पूछता है कि प्रीणन किसका कर्म है, जीवन किसका है, लेपन किसका है, स्नेहन किसका है, धारण किसका है, पूरण किसका है, गर्भ उत्पादन। तो वैसे ही रस रक्त मांस तुमको क्रम से याद होंगे, तो प्रीणन याद करें तो ये रस का होगा, जीवन जो होता है वो किसका होता है, रक्त का होता है, लेप किसका होता है, मांस का होगा, और मांस के बाद क्या आएगा, मेद, तो मेद का क्या होगा, स्नेह होगा, और धारण की बात करें तो अस्थि होगा, पूरण की बात करें तो मज्जा होगा, और गर्भ उत्पादक की बात करें तो शुक्र होगा। तो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, इस तरह से अपन को याद रखने हैं इनके एक एक के कर्म के। रस का अगर कर्म पूछ ले तो प्रीणन, रक्त का पूछ ले तो जीवन, मांस का पूछ ले तो लेपन, मेद का पूछ ले तो स्नेह, और उसके बाद में अस्थि का पूछ ले तो धारण, मज्जा का पूछ ले तो पूरण, और शुक्र का पूछ ले तो गर्भ उत्पादक। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि शुक्र कैसा होता है, और ये एआईपीजीटी में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, है ना। एआईपीजीटी में कई बार क्वेश्चन आए हैं, क्या क्या क्वेश्चन आता है कि मधुगंधी किसका होता है। तो याद रखना है, अगर मधुगंधी पूछ ले अपन से कभी भी कि स्फटिकाभम द्रवम स्निग्धम मधुर मधुरगंधी च, तो मधुगंधी च, इसका गंध कैसी होती है शुक्र की, अगर शुक्र को सूंघ के देखोगे तो कैसा होगा, मधुगंधी होगा। तो मधुगंधी कौन होता है, शुक्र। और यहाँ पर एक साथ याद रख लेना, अगर कभी पूछ ले मधुर रस किसका होता है, तो मधुर रस किसका होता है, ओज का होता है। तो ये दोनों बात अपन को याद रखनी है, मधुगंधी शुक्र का होगा, और मधुर रस की बात करें तो वो ओज का होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन कई बार रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, तो इनको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं कि धातुएं और धातुओं की जो उपधातुएं और मल की बात करते हैं। तो धातुएं तुम सबको पता है कितनी होती है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा, और उसके बाद में शुक्र। ठीक है, 7 होती है। अब इनकी बात कर देते हैं पहले पहले उपधातु की। तो उपधातु की बात करें, ये शारंगधर के अनुसार पढ़ रहे हैं ना, चरक की अलग है, चरक ने कुछ अलग बताया है, शारंगधर की पढ़ लेते हैं। शारंगधर ने क्या बताया, रस की जो उपधातु है वो क्या होती है, स्तन्य होती है। रक्त की क्या होती है, रज होती है। ठीक है, रस की क्या बनेगा, रस आगे जाके इसकी उपधातु स्तन्य बनेगी, रक्त की क्या बनेगी, रज उपधातु बनेगी। मांस की बात करें तो मांस से याद रखना है वसा, मेद से याद रखना अपन को स्वेद, तो मेद स्वेद मांस वसा। ठीक है, रक्त रज और रस का स्तन्य। इसके बाद तुमको याद क्या करना है, डीकेओ, क्या याद रखना है, डीकेओ। तो अस्थि मज्जा शुक्र की याद रखने के लिए डीकेओ याद रखना, दंत है, केश है और ओज है। तो ये तो सिंपल है, वैसे भी भाई रस की स्तन्य बोल सकते हैं, रक्त की रज बोल सकते हैं, मांस की वसा और मेद की स्वेद। उसके बाद में अस्थि मज्जा शुक्र में याद रखना है डीकेओ, दंत केश और ओज। ठीक है, ये तो हो गई उपधातु। अब बात करते हैं मल की, है ना, कि रस का मल क्या होगा, रक्त का मल क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह के हम मल की बात करेंगे। तो मल में अपन बात करें कि रस का मल क्या होगा, रस का मल यही होगा जो जीभ में, नेत्र में और कपोल का जल होता है, यही क्या होता है, ये रस का मल होता है। अगर रक्त की बात करें तो रक्त में कौन सा होगा, रंजक पित्त जो होता है वो उसका मल होता है। मांस में बात करें तो कर्ण मल होता है। ठीक है, तो 3 तो अपन को नॉर्मल याद रखने की। रस की बात करेगा तो कोई जल ही हो गया, तो जीव का, नेत्र का या कपोल का। रक्त में भाई पित्त होता है। ठीक है, तो पित्त ही रक्त होता है, ये भी बातें क्लियर करेंगे अपन कभी ना कभी। तो ये बात तुमको याद रखनी है कि रक्त का जो मल होता है ना वो क्या होता है, रंजक पित्त होता है। मांस में बात करें तो मांस में क्या करना है तुमको, अगर किसी को ऐसी बात करते करते बोल देना कि यार तुमको देखना है कि मांस का मल कैसा है, तो अपने कान में से मल निकाल के दे देना उसको। ठीक है, तो वो किसका मल होगा, मांस का मल होगा। अगर कोई बोले कि मेद का मल निकाल के दिखाओ, तो दांत, नासा का, दंत का, कक्ष का, मेटर का, इसका मल निकाल के दे देना, तो वो किसका मल होगा, मेद का। तो कान में उंगली डाली तो मांस का मल निकाल दिया, नाक में डाली, दांत में, कक्षा में, मेटर में, तो इस किसका निकाल के दे दिया, मेद का मल निकाल के दे दिया। तो उसके बाद बात करें अस्थि का मल क्या होगा। अस्थि की जो तुम्हारे नाखून है ये अस्थि का मल है। कोई बोले मेरे को अस्थि का मल निकाल के दो, ये लो भाई ये हमारे अस्थि का मल है, क्या, तुम्हारे नाखून। ठीक है, अब बात करें नेत्र का मल क्या होता है, नेत्र का मल होता है मज्जा। तो ये बातें कैसे याद रहेंगी, अगर तुमको ऐसे ही कहानी में कोई बोले भाई अस्थि का मल निकाल के दे दो, उतना नाखून निकाल के दे देना। कोई बोले भाई मज्जा का मल निकाल के दे, तो अपने नेत्र में से जो कीचड़ बनती है वो नेत्र का मल निकाल के दे देना। बोले मेद का मल निकाल, तो नासा, दंत, कक्षा, मेटर का मल निकालना। कोई बोले मांस का मल निकाल, तो अपने कान में से मल निकाल के दे देना। ठीक है, इस तरह से इसको याद रखना है। और शुक्र का क्या मल होता है, शुक्र का ये होता है मुख की स्निग्ध पीटिका। तो ये जो पिंपल्स होते हैं, ठीक है, तो वो किसका मल होता है, शुक्र का होता है। तो इस तरह से अपन ने ये वाला अपन ने आज
वीडियो कंप्लीट किया। बाकी नेक्स्ट वीडियो आती रहेंगी, पर आपका सपोर्ट पूरा चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद में अपन इस पे कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और इसको शेयर करेंगे। तो आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। बाकी अगर किसी को, अभी हमारा सुश्रुत का बैच स्टार्ट होने वाला है, AIBGT का बैच स्टार्ट होने वाला है 5 सितंबर से, तो किसी को भी कोई क्वेरी हो तो इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकता है और फोन करके बात कर सकता है, ठीक है, या फिर तुम मैसेज भी कर सकते हो। ओके, गुड नाइट। आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूँ।